नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया। मतलब पार्टी ने साफ कर दिया कि दोनों को ना चाहते हुए भी राज्य की सियासत से बाहर निकलना होगा और नए नेताओं को उनकी जगह मौका दिया जाएगा। हालांकि अपने अपने राज्यों में सबसे बड़े चेहरे रहे इन नेताओं को बाहर करने के बाद पार्टी को अब उस जगह को भरने में भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। सवाल यही उठता है कि क्या इन दोनों को विधानसभा चुनाव में हार की सजा दी गई है? विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद बीजेपी को लोकसभा के लिए अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में गए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को पार्टी ने नई जिम्मेदारी दे दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों पूर्व सीएम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर लोकसभा चुनाव के लिए रेडी रहने के संकेत दे दिए। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी विदिशा से सुषमा स्वराज की जगह चुनाव लड़वा सकती है। सुषमा स्वराज पहले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। डॉक्टर रमन सिंह को भी बेटे अभिषेक सिंह की जगह राजनांदगांव से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। ये उनके संगठन का मामला है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, हमारी शुभकामनाएं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति से उन्होंने बाहर किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब रमन सिंह जी धीरे धीरे हाशिए की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई तो मिली, लेकिन ये ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे वो खुद चाहते थे। शिवराज और रमन ये साफ कर चुके थे कि राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के महासमर में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसे में पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को आजमाने के मूड में है। क्या होता है कि वो है टाइगर, और टाइगर का मध्य प्रदेश में कोई काम बचा नहीं, इसलिए उनको ऐसी जगह जहाँ वीरान है ऐसी जगह भेज दिया जाता है, वहाँ गए। मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के तीनों ने जिन्होंने अपनी स्टेट हराई है उन्हें उपाध्यक्ष के पद से नवाज दिया है, उन्हें पुरस्कृत कर दिया है। पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और अनेक जवाबदारी उन्होंने संभाली है, और इस समय लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और शिवराज सिंह चौहान जी का अपना एक प्रभाव है, पूरे देश में प्रभाव है, और मुझे लगता है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में उनका उपयोग सभी दूर करना चाहती। इन दोनों के अलावा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के पास बीजेपी में संगठन के लिए काम करने का पुराना अनुभव है। माना जा रहा है कि नेताओं के केंद्रीय संगठन में जाने के बाद प्रदेश की राजनीति से विदाई हो जाएगी। लेकिन पार्टी की चुनौती अभी भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी दावेदारों की संख्या कम नहीं है। भोपाल से सुधीर दंडोतिया के साथ सौरभ परिहार, IBC 24 रायपुर। तो अगले 1 घंटे तक इस मुद्दे पर डिबेट हम करेंगे कि क्या समझा जाए इस फैसले को। क्या ये पुरस्कार है, इनाम है या फिर सजा? सैयद जाफर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल स्टूडियो से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं सैयद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश केसवानी होंगे बीजेपी प्रवक्ता, भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशोक बजाज, भाजपा नेता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत हम कर लेते हैं, और अशोक जी आपसे सीधा सा सवाल, क्या समझा जाए इसका मायने? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिन्होंने 15 साल तक जनता की सेवा की है और पहले भी वो केंद्र में रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनको नया दायित्व दिया है। ये कोई सज़ा नहीं है, ना कोई ऐसा कोई पुरस्कार है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिया जाता है, और चूँकि उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिले, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने नया दायित्व दिया है। और इसी प्रकार से माननीय शिवराज जी चौहान है, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। पूरे देश के युवाओं में नई ऊर्जा और जान फूंकने में उनमें महारत हासिल है, और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हुए हैं।
इनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये सामान्य सी बात है और लोकसभा चुनाव में इस फेरबदल का निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, शुरुआती तो प्रतिक्रिया मैं यही ले रही थी आपसे भी। दुर्गेश केसवानी जी, चूंकि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, क्या समझा जाए कि हार के बाद में ये सजा है या फिर पुरस्कार है? देखिए ज्योति जी, हार के मायने अगर निकाले जाएं तो हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। आज हमारा वोटिंग परसेंट जो कांग्रेस को मिला है उससे हमें 1 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हार ये नहीं है, पर जो ये मिक्स मैंडेट जनता ने दिया है वो स्वीकार्य है हमें। और माननीय शिवराज जी, सजा या इनाम हमारी पार्टी में नहीं दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ दायित्व दिए जाते हैं। एक कार्यकर्ता को जो निर्वहन करना चाहिए वो दायित्व माननीय शिवराज जी को दिया है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शिवराज जी को पूर्व के जो उनके जो अनुभव हैं उनका लाभ प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को भी लाभ मिलेगा और कार्यकर्ताओं को भी निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। दुर्गेश जी, बात यहाँ पर यह उठती है कि अगर कोई पार्टी के बड़े नेता का अनुभव लेना चाहता है तो उसकी मर्जी रजामंदी भी देखी जाती है। जैसे कि अशोक जी ने भी यही बात की, आपने भी यही बात की। सवाल तो यही उठता है ना कि वो दोनों जाना ही नहीं चाहते थे, बावजूद जब उनकी मर्जी नहीं मानी गई तो क्या समझा जाए? दुर्गेश जी, सबसे पहले आप बताइए, शिवराज बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे केंद्र की राजनीति में? ज्योति जी, एक कार्यकर्ता को अपने संगठन का आदेश जो उसके लिए सर्वोपरि होता है उसको मानना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है, आज अगर मुझे ज्योति जी दायित्व दिया गया है कि मैं आपके समकक्ष बैठ के आके अगर कोई पार्टी की जो रीति नीति है उसकी बात करूं, तो ये दायित्व मुझे पार्टी ने दिया है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता कभी भी तय नहीं करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शिवराज जी ने अपनी मंशा जरूर जताई होगी कि मुझे मध्य प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने पिछले जो 13 सालों में 7.25 करोड़ जनता के दिलों को जीता है, तो वो उनकी निश्चित रूप से इच्छा रही होगी। बहुत सारे इसके मायने हैं, बहुत सारे इसके मायने हैं, बहुत सारे इसके मायने हैं दुर्गेश जी। वो 1 घंटे में अभी हम निकलवाएंगे, सवाल आपसे पूछेंगे। कांग्रेस के भी सैयद जाफर जी मौजूद हैं, आपको सुन रहे हैं। सैयद जी, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता की मर्जी या रजामंदी को स्वीकार पार्टी नहीं करती, केवल ये तो अनुशासन की बात करें, क्या समझा जाए कि यही है इसका सीधा रास्ता? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उस राजनीतिक पार्टी में किस नेता का क्या उपयोग होना चाहिए वो पार्टी के बड़े नेता ही तय करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। दूसरी चीज, देखिए, मैं बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी के मामले में मैं इसको ना सजा मानता हूँ ना इसको मैं इनाम मानता हूँ। ठीक है, शिवराज सिंह जी संगठन से जुड़े रहे हैं, एबीवीपी में रहे, युवा मोर्चा में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे 13 साल, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी एक छवि भी है और उस छवि के बाद जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उस चुनाव के परिणाम में भाजपा को जो भी सफलता मिली है उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैं तो इसको यही मानता हूँ कि पार्टी उनका उपयोग करना चाहती है, उनके अनुभव का उपयोग करना चाहती है। ये किसी प्रकार का उनको प्रदेश से बाहर निकालने का या कोई सजा का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। चलिए रमेश जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरीके के जब फैसले होते हैं, आप देखिए कि राज्य स्तर पर एक बड़ा नाम है, चाहे रमन सिंह की बात करें चाहे शिवराज जी की बात करते हैं, जब राज्य की राजनीति करने में वो इच्छा रखते हैं, बावजूद उसके जब केंद्र की राजनीति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का दे दिया जाता है, तो सीधा सा इशारा क्या ये नहीं लगता कि राज्य की राजनीति में दखल ना हो और सीधे आपका केंद्र की राजनीति में सक्रियता के लिए भी एक ही रास्ता है? कहीं ना कहीं ये संकेत है साफ तौर पर। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में 65+ का लक्ष्य दिया था और उसकी तैयारी भी करवाई थी उन्होंने। सारा कैंडिडेट्स का चयन भी अपने हाथ में रखा था। और आप चुनाव के कार्यक्रम भी देखेंगे तो चुनाव कार्यक्रम में पहले छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम तय किए गए थे विधानसभा चुनाव में कि पहले छत्तीसगढ़ में होंगे। बीजेपी के हाईकमान का आकलन ये था कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, हम 65 सीटें जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने सारी कवायद की थी। लेकिन 15 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन के चलते रमन सरकार को 3/4 सीटों से वंचित होना पड़ा। तो निश्चित रूप से आज रमन सिंह जिनको नंबर 1 वो मान रहे थे मुख्यमंत्री, वो उन्होंने इतना बुरा नतीजा दिया है तो हाईकमान मजबूर होकर उनको साइडलाइन करने के लिए उन्होंने
एक नया रास्ता निकाला कि हम उनको उपाध्यक्ष बनाकर दिल्ली बुला लें। और ये स्पष्ट संकेत है कि रमन सिंह जी की अब छत्तीसगढ़ में कोई उपयोगिता बाकी रह नहीं गई है। ये संकेत हाईकमान ने दे दिया है, क्योंकि रमन सिंह जी ने इच्छा जताई थी, शिवराज सिंह जी ने भी जताई थी कि हम राज्य की राजनीति में काम करना चाहते हैं। की बात कर रहे हैं ना रमेश जी की, कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो तो किया जाएगा, उसकी इच्छा का कोई मायने नहीं रखता है। ये तो आंतरिक लोकतंत्र मतलब खत्म है। कोई ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई। हाईकमान हमेशा लोगों से रजामंदी करके ही उनको पद देते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा होता है, हम लोग शिफ्ट करते हैं लेकिन कांग्रेस उस नेता की सहमति ले लेती है। यहां सहमति तो ली नहीं, सीधा आदेश कर दिया। तो एक तरह का ये आंतरिक लोकतंत्र का संकट भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। बताइए सैयद जाफर जी, आपसे भी मैं अब ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, आप लोगों के पास में भी वही विकल्प होगा, ठीक यही होगा कि कमलनाथ को आपने लोकसभा से राज्य में लेकर आए, अब यहाँ पर जो स्थिति होगी उसके लिए किस तरीके की तैयारियां आपके पास में, क्या चेहरा होगा? देखिए, अभी वही तैयारी है कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और अभी हमारा पहला लक्ष्य था कि जो हमने वचन पत्र में अपनी बात कही थी, हमने जो किसानों की बात की थी, हमने जो बेटियों की शादी के बारे में बात की थी, हमने जो कर्मचारियों के बारे में बात की थी, अभी हमारा पहला लक्ष्य है कि हम इन वचनों को पूरा करें। अभी हम पूरी तरीके से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इलेक्शन मोड पे अभी गए ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी जो सरकार, जो जनता ने हमारा समर्थन देकर हमें सरकार बनाया है, सबसे पहले हमें जनता को जो मूल चीजें हमारी थी उसको पूरा करने में लगे हैं। लेकिन पूरा करने में आप लगे हैं, पूरा करने में लगे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी भी लगातार हो रही है। पूरा करने में आप लोग लगे हैं, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन उस जगह को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में, संभाग में अपनी जवाबदारी का निवारण किया, ठीक उसी पैटर्न पे लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। इस पिछले बार तो हमारे पास संगठन थोड़ा कमजोर था, हमारे पास सत्ता नहीं थी, हमारे पास विधायक नहीं थे। इस बार हमें ये फायदा जरूर मिलेगा कि हमारे पास जहाँ पे 57 विधायक थे, आज हम 120-121 विधायकों के साथ हम मध्य प्रदेश में हैं। तो ये इसका हमें जरूर फायदा मिलेगा, संगठन का फायदा मिलेगा, विधायकों का फायदा मिलेगा, एक हमारा दायरा बड़ा है और जो हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं जिसका भी हमको फायदा मिलेगा। तो लोकसभा फायदा तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी सरकार को बचाने की भी स्थिति चल रही है सैयद जी, क्योंकि लगातार वंदे मातरम से लेकर अभी तक की जो सत्र चला उसमें आप देखिए क्या स्थिति आप लोगों की रही है, उस पर भी मैं चर्चा आपसे करूंगी। अशोक जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ इस चीज को, आऊंगी मैं आपके पास। इसका जवाब दे दूं मैं आपको? दे दीजिए, जवाब दे दूं जी, दे दीजिए। अच्छा, दे दीजिए। देखिए, चाहे वंदे मातरम की बात हो, हमने कहा कि हम वंदे मातरम को नए स्वरूप में लेके आएंगे, हमने नए स्वरूप में लेके आया। हमने जहां पर उपाध्यक्ष की बात आई, हमारी इच्छा थी कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की, कि हम उपाध्यक्ष पद इनको दें, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर समर्थन नहीं होने के बाद भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उसका फिर हमने जवाब दिया। हमने अध्यक्ष का चुनाव भी बहुमत से जीता, हमने उपाध्यक्ष का चुनाव भी बहुमत से जीता। तो सिर्फ इनके चिल्लाने से या नियम विरुद्ध कह देने से सब कुछ नहीं होता, जो भी हुआ है वहां पे नियम प्रक्रिया से ही हुआ है। दुर्गेश जी, यहां पर आपसे सवाल, क्या नए चेहरे को मौका देने के लिहाज से शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर राज्य में जगह बनाई जा रही है? ज्योति जी, पहले मेरे प्रवक्ता साथी ने जो बात की वंदे मातरम से लेकर अभी तक जी, तो उस पर मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगा। जो इनकी प्राथमिकताएं थी, जिसको 973 वचनों के माध्यम से ये मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई, तो आज उनको परिपूर्ण करने के लगभग 1 महीना हो गया है। पर वही ढाक के 3 बात जो इन्होंने किसान कर्ज माफी की बात हो, अनुपूरक बजट में मात्र 5000 करोड़ का प्रावधान रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कथनी और करनी दोनों का अंतर जो है, आज ये विषयों से भटक कर एक जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी वंदे मातरम की गायन की, उसको अगर तोड़ के ध्वस्त करना, तो ये कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश में। जब देश भर से विरोध के स्वर उठने लगे तो इनको बैकफुट पे जाके उस चीज को लेके उनको बात करनी पड़ी।
उसके बाद अगर आप विधानसभा के पटल पर देखें, जो इन्होंने पारंपरिक जो परंपराएं चली आती थी, सदन की परंपरा चली आती थी कि हमेशा प्रोटेम स्पीकर एक सीनियर सदस्य होता है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो, कई सालों से झूठ बोल रहे हो आप, अगर आप केंद्र में, अगर आपको जानकारी नहीं है, प्रदेश में आपको बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो, 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 इसके पहले आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलिए, आप प्रदेश में आइए, केंद्रीय सरकार बनी, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप प्रदेश में आइए, आप झूठ बोल रहे हो, अरे प्रदेश में परंपरा आपने तोड़ दी, सीनियर लीडर को बनाना चाहिए था, सीनियर एमएलए को बनाना चाहिए था, आपने वहां पे उन परंपराओं को तोड़ा। उसके बाद आपने जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उन परंपराओं को आपने किस तरह से आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा। हमारे सभी विधायकगण वॉक करते हुए राजभवन तक उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज कराया। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलेगा, पर हमारे कांग्रेस के मित्र इन सब बातों में उलझाकर आज जनता ने इनको जनादेश दिया है विकास करने के लिए, आज जनता ने इनको जनादेश दिया है दुख तकलीफ दूर करने के लिए। आज किसानों ने अगर मैंडेट दिया तो वो कर्ज माफी के लिए, पर इसके विपरीत आज किसान लाइन में खड़ा हुआ है, आज किसान पे लाठियां मारी जा रही हैं। पुलिस की हालत देखिए ज्योति जी, जबलपुर में कल पुलिस पकड़ने गई तो पुलिस पर हमले हुए हैं। ये सिर्फ और मध्य प्रदेश में जय जय कमलनाथ नहीं, भय भय कमलनाथ के नारे लगने लगे। सैयद जी, आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है बता दीजिए आप। जब इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके पहले कम अनुभव वालों को प्रोटेम स्पीकर बनाया। जब आप एग्जांपल देके बताइए, नाम देके बताइए। केडी देशमुख जी को बनाया आपने, ठीक है, बात कर रहे हैं आप, ये सन भी बताइए ना। देखिए अब ये परंपरा की बात ना करें, ठीक है, परंपरा की तो बात है। वंदे मातरम पिछले 13 सालों से मध्य प्रदेश में चला आ रहा था, वल्लभ भवन के सामने गाया जा रहा था। लेकिन ये तो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है ना, नहीं तोड़ा गया, किसको हम बनाए ना बनाए जनता को। क्या दुर्गेश जी, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, हम किसको बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। और आप वंदे मातरम की दुहाई आप लोग दे रहे हो, जिसका आजादी आंदोलन में योगदान शून्य है। बड़ा दिक्कत ये है कि राष्ट्रवाद की बात उन लोग करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की आजादी के लिए कोई योगदान दिया नहीं है। आप क्या बताना चाहते हैं? आप वंदे मातरम की हिमायती बताना चाहते हैं, आजादी आंदोलन में आपकी भागीदारी शून्य है। बातों को प्रत्येक हिंदुस्तानी जो 1947 की लड़ाई में था वो आप नहीं थे, आप लोग नहीं थे, दल नहीं था, एक मिशन के रूप में सभी काम करते थे। आप ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे आजादी के आंदोलन में, आप लोग अंग्रेजों के साथ थे। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों का आजादी के मूल्यों में कोई योगदान नहीं है, वो आज हमको राष्ट्रवाद की बात बताएंगे। हमें मत सिखाइए, बड़ी विचित्र बात कर रहे हो आप लोग। योगदान में आप उन स्वतंत्रता सेनानियों जिनके पास विरासत नहीं है, तो सरदार पटेल की विरासत को अपना बताना चाहते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने देश का विलीनीकरण किया, सरदार पटेल की बात आप लोग करते हैं। क्रांतिकारियों ने आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और आप राष्ट्रवाद की बात, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने आजादी आंदोलन में उंगली भी नहीं कटाई, उसको चलने देते। हमारे लोग शहीद हुए हैं कहीं ना कहीं, सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विषय से नहीं भटकना है, विषय से नहीं भटकना है, विषय से बिल्कुल नहीं भटकना है। बात यही चल रही है कि जब बड़े नेता 15-15 साल से मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सीधे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर पार्टी ने उन्हें नैतिक केंद्र की राजनीति दे दी, तो यहां पर विकल्प कैसा होगा? बहुत देर से अशोक जी, मुझे लगता है आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप इस बारे में बोलिए कि अगर केंद्र की राजनीति में रमन सिंह को लेकर जाया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और डॉक्टर रमन सिंह जी का उपयोग छत्तीसगढ़ में उसी तरह से होगा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से पहले राजनीति में राष्ट्रीय आज वो घर घर तक, तो कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा? राजनेता का नाम क्या राजनांदगांव से अभिषेक की जगह रमन सिंह को लड़ाने की तैयारी हो रही है? क्या ये समझा जाए इस मामले से? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, उच्च कमान तय करेंगे कि किसको लड़ाना चाहिए, किसको लड़ाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के
का बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है। घर घर के बच्चों की जुबान तक उनका नाम है। ये अलग बात है कि किसी तरह से इनके जन घोषणा पत्र के गुमराह में आकर मतदाताओं ने इन्हें वोट दे दिया, लेकिन 1 महीने में लोगों को समझ में आ गया कि ना कर्जा माफ हुआ, ना बिजली बिल हाफ हुआ, ना धान खरीदी की मात्रा बढ़ी। बीजेपी नहीं आ सकी, इसका जवाब सीधे आपको देना होगा। इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक जी आपकी बात आगे करेंगे। ये तो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का सरासर अपमान है। यहाँ के मतदाता ने 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के समर्थन में एक सुनामी क्रांति लाई है। यानी इतनी कल्पना तो हमको भी नहीं थी। हम सोच रहे हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन 68 सीटें मिल जाएगी, तो ये जनता का अपार समर्थन हमको मिला है। उसमें दोनों कारण हैं, एक तो इनका 15 साल का भ्रष्टाचार और कुशासन, और हमारे लेकिन यहाँ पर रमेश जी बात यह है, जैसे कि सीएम के बहुत सारे चेहरे थे, उसमें भूपेश बघेल बन चुके हैं। भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही अब देखिए पूरी राजनीति घूम रही है। लोकसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास में, भूपेश बघेल के पास में। क्या आपके पास में अब जिम्मेदारी के लिए कोई नेता नहीं बचा है? क्या समझा जाए इसे? नहीं, देखिए क्या होता है, अब मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा भूपेश बघेल जी है हमारे, ठीक है, और भूपेश बघेल जी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, आज भी अध्यक्ष हैं। वो विधानसभा चुनाव के योद्धा के रूप में सफल हुए। तो क्या जीत गए हैं इसलिए आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है? ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल जी के साथ में पूरी पार्टी खड़ी हुई है, जो भी नेता थे हमारे वो भी खड़े रहेंगे, लेकिन जब खड़े तो रहेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात थी तो आप देखिए ना, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बना के तो आप लोगों ने दी ना जिम्मेदारी। इसके बाद में ये समझा जाए कि छत्तीसगढ़ में जीत हुई है इसलिए लोकसभा चुनाव की भी जो बागडोर है वो दे दी जाए। सामान्य रूप से कोई भी पार्टी चुनाव जो लड़ती है अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ती है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में लड़े, लेकिन अध्यक्ष तो भूपेश बघेल जी उस समय भी थे, आज भी हैं। तो आज उनकी टीम में सारे बड़े नेता शामिल हैं। आप कमेटी के नाम देखेंगे तो कमेटी का एक प्रधान तो एक होगा ही होगा। तो भूपेश बघेल जी के साथ में पूरी कमेटी में सारे जो उनके साथी हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ा है, वो सब साथ हैं। चलिए, बहुत सारे पहलू हैं आप लोगों से भी चर्चा करने के लिए। दुर्गेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, शिवराज सिंह चौहान को क्या लगता है आपको कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय करने के लिए क्या वहां पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है? क्योंकि विदिशा से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं और सुषमा स्वराज पहले बोल चुकी है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये भी यहाँ पर जमीन तैयार हो रही है, साफ इशारा है कि लोकसभा चुनाव में सीट लड़ाया जा सकता है। दुर्गेश जी, देखिए ज्योति जी, माननीय शिवराज जी कद्दावर नेता हैं, जननायक हैं, और मध्य प्रदेश की जनता, इसमें कोई दो शक नहीं है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में आपने जन आशीर्वाद यात्राओं में देखा होगा, तो वो एक करिश्माई नेतृत्व है, और पार्टी उनका निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ लेगी। और प्रत्येक रूप से आप शिवराज जी को देश में किसी भी सीट से बड़े नेताओं के लिए पार्टी उपयोग के रूप में कई सीटों से बात करती है, कहीं पे भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। ये हमारा संगठन तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको क्या जवाबदारी देनी है, ये आने वाले वक्त में संगठन और पार्टी ही तय करता है, लेकिन संदेश तो कहीं ना कहीं जाता है। यही तो मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, संदेश निश्चित रूप से आज माननीय शिवराज जी को केंद्रीय राजनीति में भी आना चाहिए। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो 13 साल जो उन्होंने जनता की सेवा की, फिर चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, वो देशी नहीं विदेशों में भी उसको सराहा गया। अनेक योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने उसको अपना वो माना, उस योजनाओं को लेके अनेकों योजनाएं बनी पूरे देश में। तो शिवराज जी के जो उन्होंने काम किए मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से उसकी अनुभव। दुर्गेश जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे एक सवाल रोककर मैं और करना चाह रही हूँ। क्या जनता 15 साल तक एक ही चेहरा देखकर बोर हो चुकी थी, इस वजह से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर केंद्र की राजनीति में ला जाया गया? क्या साफ संदेश है ये? नहीं ज्योति जी, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर हम पिछड़ते, अगर हम क्लीन स्वीप मिल जाती इन कांग्रेस को, हम 15, 20, 25, 50 सीटों पे आते कांग्रेस की तरह, तो उसको मान सकते थे हम। पर आज हम लोग बिल्कुल, जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस से साफ तौर पर कर रहे हैं कि अगर 50 में सिमटते तो शायद ये जवाब होती। रमेश जी, छत्तीसगढ़ में तो ये 15 सीटों में सिमट गए हैं, और ये थोड़ा बहुत जोगी जी साथ नहीं होते ना, तो ये 10 के अंदर आ जाते हैं। वहां पे काम किए हैं अपने, तो ऐसा है। पर वहां की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थितियों में दोनों में फर्क था। दोनों के चुनाव के
दुर्गेश जी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री नंबर 1 के में गिने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 15 सीट के अंदर सिमट गए। वो यही तो कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं अशोक जी कि अगर छवि अच्छी नहीं होती तो हम 50 में सिमट जाते। तो क्या ये समझा जाए कि रमन सिंह का चेहरा नंबर वाली बात कांग्रेस में होती होगी, इस वजह से बीजेपी ये नंबर वाली बात कांग्रेस में होती होगी। नहीं, हमारे वाली बात मेरे मित्र अभी बता रहे थे, से ही जवाब ले रही हूँ, आज जवाब ले रही हूँ, एक महीना हो गया, हमने जो कहा वो किया। अभी शुरुआत है, कर रहा है, क्या है बता दीजिए। अभी आप लोग नाम बदल रहे हैं, आप लोगों को अधिकारियों को ट्रांसफर हो रहे हैं, दुर्भाग्य बदले की भावना से अधिकारियों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। मैंने जो सवाल किया था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हम 50 सीट तक सिमटते तो शायद हम ये मानते। छत्तीसगढ़ के लिए फिट हो रहा है क्या कि रमन सिंह का चेहरा 15 साल से देख के लोग बोर हो चुके थे? इस वजह ऐसा नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह लोकप्रिय चेहरा है और उनको बहुत ही सरल माना जाता है और बहुत ही कभी वो गुस्से में नहीं रहते और उनका घर घर तक अप्रोच है डॉक्टर रमन सिंह जी का। ऐसा नहीं है एक चुनाव हारने से आप इस तरह से कयास नहीं लगा सकते। हारने में सीटों की संख्या नहीं, सीटों की कमी जरूर आई, परिस्थितियां ऐसी थी कि ऐसी स्थिति बनी, लेकिन आपको बता देंगे कि अभी हम लोकसभा चुनाव है, ये मार्च में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, लोकसभा चुनाव है, मामला अभी फंसा हुआ है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बारी आएगी। अगर ये दो नाम हट गए तो प्रदेश अध्यक्ष फिर कौन बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कम से कम अब ये नाम नहीं होंगे, ये तो तय हो गया है। नहीं, अब उनको बड़ा दायित्व तो दिया गया है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का उपयोग होना है और वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, केंद्र की राजनीति से यहाँ आए हैं। जब वो केंद्र में मंत्री थे और यहाँ पर एक ऐसी सरकार थी जो लगातार अन्याय कर रही थी, जनता के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, ऐसे समय में इनको पार्टी ने निर्देशित किया कि आप जाइए और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का जवाबदारी संभालिए। 1 मिनट नहीं लगा, उनको इस्तीफा दिए और यहाँ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला और जबरदस्त विजय दिलाई, लगातार तीसरी बार विजय दिलाई। अब ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये विषय नहीं है, लेकिन जिन कारणों से ये बदलाव हुआ वो कारण से आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है क्योंकि कर्जा माफ हो नहीं रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया उनका ना अल्पकालीन माफ हो रहा है, ना मध्यकालीन माफ हो रहा है, ना दीर्घकालीन ऋण माफ हो रहा है। और बिजली बिल आपकी बात करना भूल गए लोग, पता नहीं किसका बिजली बंद होना शुरू हो गया। पहले बिजली बंद नहीं होती थी, अब बिजली बंद होने लग गई है। 15 क्विंटल धान से इन्होंने बढ़ाने के वादा किया था। आपको नहीं मालूम है किसका मतलब क्या? एक चीज बजाज जी मैं आपको बता दूं कि आप घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का ठीक से पढ़ लीजिए। हमेशा किसानों का अल्पकालीन ऋण ही माफ होता है, हमने अल्पकालीन ऋण माफ करने की बात कही। जहां तक आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के डिटेल्स मंगाए जा रहे हैं और उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जो किसानों का ऋण होगा वो भी माफ किया जाएगा। एक प्रक्रिया होती है, उसको तो देखिए। अब हमने टाइम लिमिट दी थी किसानों के कर्ज माफी के लिए और 2500 रुपया क्विंटल की धान खरीदी के लिए। बाकी तो हमको आपने 5 साल के लिए जनादेश दिया है ना। आप चाहते हैं 5 साल का काम हम 15 दिन में कर लें, किसी सरकार के लिए संभव है? चलिए, बहुत सारे पहलू हैं अभी चर्चा करने के लिए। तैयब जाफर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोगों का क्या चल रहा है? कमलनाथ को तो राज्य की कमान आप लोगों ने सौंप दी, अब आगे क्या चल रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह को भी अभी आपने कोई जिम्मेदारी दी नहीं है, क्या तैयारी है सीधे तौर पर? देखिए, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव की सफलता की कड़ी होती है आम जनता। तो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आम जनता की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसको आप दूसरे रूप में ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप, ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं सैयद जी आप। जनता होती है ये तो सभी जानती है, ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है। मैंने आपसे पूछा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोगों का काम क्या चल रहा है, आपकी तैयारी क्या चल रही है? जनता अपनी तैयारी कर ही रही है, उसका छोड़ दीजिए आप।
तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि हमको जनता के वोट लेना है, तो हमें जनता को जिस प्रकार से हमने विधानसभा के चुनाव में जो वचन दिए हैं, ये बिल्कुल तय है कि अगर हम किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे तो जनता कैसे होगा? मुश्किल तो यही है, यही स्थिति रहेगी। की बात की अगर हमने करेंगे तो जनता हमको नकारेगी। कैसे रहेगी? यही तो स्थिति है। बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर रही है। मध्य प्रदेश के नतीजे आपने देखे हैं, क्या स्थिति थी? क्या ऐसी तैयारी हो रही है इससे अच्छी कोई तैयारी सोच रही है? तो मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं ना कि हमने यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जब हम बिटिया की शादी में 51,000 रुपए देंगे, तो यही तो लाभ हमको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार हमारा सेक्टर, मंडलम, बूथ लेवल की कमेटियां बनी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। दिग्विजय सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली अभी तक से कांग्रेस सरकार की योजनाओं को। दिग्विजय सिंह के बारे में बताइए आप। दिग्विजय सिंह मैं उसी पे आ रहा हूं कि ये जो सरकार नहीं, उनके पास विधानसभा के चुनाव में समन्वय का काम था। अभी नए रूप में उनका क्या काम होगा, पार्टी लाइन इसको तय करेगी, पार्टी के हाईकमान इसको तय करेगा। अभी जिस प्रकार से जो चुनाव हुआ उसमें सभी नेताओं का, चाहे कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी का हो या सिंधिया जी का हो या अन्य नेताओं का, सबका उपयोग किया और आने वाले समय में भी सबका उपयोग किया जाएगा। किसी नेता के बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं होता। सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना दायित्व दिया जाता है। चलिए, तो मतलब पिछली बार से ज्यादा सीटें आपके पास में आएंगी, ये कहना आप चाह रहे हैं। और जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी की है, घोषणा पत्र के वादे आप लोगों ने पूरे किए हैं, बस उसी आधार पर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं आप। दुर्गेश जी, इस बारे में कुछ कह दीजिए आप। देखिए, मैं उस दिन कांग्रेस की कथनी और करनी में मध्य प्रदेश का किसान समझ चुका है, ज्योति जी। और जो इन्होंने 973 वचन लेके आए हैं, आज महीने भर हो गया है, ये सिर्फ अपनी खींचतान में ही लगे हुए हैं। आपने पूरे इस महीने भर देखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खींचतान में लगे रहे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। सिंधिया समर्थक नाराज हो गए, नेताओं को मनाने का नहीं, आपको जब समय दिया तब आप बात नहीं कर रहे और बीच में आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अभी आपने ज्योति जी को पूरा समय दिया, आपको वक्त दिया, अभी भी मैं आपको वक्त दूंगी। पहले उनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। उनको बोल लेने दीजिए आप। दुर्गेश, देखिए, इन पूरे चुनाव में प्रदेश की जनता ने भी और देश की जनता ने देखा कि राजस्थान में आगजनी हो गई, छत्तीसगढ़ में मारपीट और कुटाई हो गई, धरने प्रदर्शन के दौर हो गए और इनकी लड़ाई झगड़े ही अभी तक ये लोग नहीं सुलझा पाए। आज दिनांक तक इनको जो वादे करके जनता के बीच में जो वचन लेके आए थे, वो उनको पूरे करने चाहिए थे। आज प्रदेश की जनता जान चुकी है ये कि ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और रही बात चुनाव के तैयारियों की, तो हमारा संगठन ने कमर, हम लोग तो ज्योति जी हमेशा ही चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहता है वो। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी, क्या ये तैयारी है बीजेपी की? देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को अनुभव, पूरे देश को अनुभव मिलना चाहिए शिवराज जी का। उसके लिए उन्होंने केंद्र में बैठे हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया, तो वो शिरोधार्य है। जो भी संगठन निर्णय लेता है वो प्रत्येक कार्यकर्ता को शिरोधार्य होता है। चलिए सैयद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अब आप बोल सकते हैं। और माननीय अमित भाई शाह जी ने, ज्योति जी, सैयद जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। यही दुर्गे जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर, हाँ जी, कांग्रेस के अंदर कौन से राजनीतिक नेताओं के बीच में क्या चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्या चल रहा है, इससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ नहीं होने वाला। हमें तो, मैं इनसे कहता हूं ना कि हम जो अभी भी ये गुमराह करने के अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं भाई कि जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात की है, वो कर्जा माफ हो गया। आप मुझे एक किसान का नाम बताइए मध्य प्रदेश में जिससे कि सहकारी बैंक के लोग पैसा वसूल करने गए होंगे। एक आदमी का नाम बताइए। पूरे बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो 2 लाख तक के कर्जे हैं वो माफ कर दिए गए हैं। उसकी जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रारंभ कर दी गई है। आंकड़े आ गए कि 55 लाख किसान इसके दायरे में आ रहे हैं। आंकड़े आ गए कि 35,000 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। अब ये हमको बताने लगे थे अभी कि 5,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। अरे 2 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हो भाई, थोड़ा नया वित्तीय वर्ष भी आने दो और बैंकों को बता दीजिए सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की है और जो सहकारी बैंक है वो भी कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में है। तो हमें मालूम है इस बात का जवाब दुर्गेश जी देना चाह रहे हैं शायद। बैंक को, ग्रामीण बैंक को क्या दुर्गेश जी
जवाब दे दीजिए सैयद जी की बातों का। जी जी ज्योति जी, ये मेरे मित्र जो अभी बता रहे हैं के बातें, जब हमें 2003 में प्रदेश बंटाधार की स्थिति में मिला था तो प्रदेश का जो बजट था 23,000 करोड़ बजट हुआ करता था और 40,000 करोड़ का कर्जा ये हमें दे गए। पर आज हमने इसको विपरीत अवस्था में देखिए, आज मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार का बजट है और 1,60,000 करोड़ आपको ऋण है। और जो 23%, 23.5% हम लोग ब्याज में देते थे बजट का, वो अब 9% देते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के फिर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। फिर इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक बार जब प्रदेश में राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। जनता से पर ये वचन पत्र नहीं है आपका, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी नहीं है क्या? कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है क्या? आपने वचन पत्र में कहा था कि सभी टाइप के कर्जे माफ होंगे। अभी आपने 3 फार्म बना दिए, हरे रंग का फार्म, पीले रंग का फार्म और सफेद रंग का, पिंक रंग का फॉर्म। क्या जनता ने आपको फार्म के लिए जनादेश दिया था? क्या आपको जनता ने यूरिया की लाइन में लगने के लिए जनादेश दिया था? क्या मध्य प्रदेश में पुलिस को जिस हिसाब से मारपीट हो रही है, अरे झूठ नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा, मैं अभी दुर्गेश जी यहाँ पर बात यही हो रही है, क्या यही स्थिति है जिसे लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या यही स्थिति है? कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ने जनता किसानों के साथ अत्याचार किया, गोली मारी, आज आप किसानों कर्जे को लेकर बात करते हैं। ये देखिए यूरिया के लिए लाइन, मोदी तो चली थी किसानों के ऊपर। ये सतना की खबर बता रहा हूँ, ये पुरानी खबर, किसान यूरिया को किसानों पर गोली तो चली थी के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। किसानों पर गोली चली थी, 4 किसान मारे गए थे। आरोप नहीं है ये। देखिए आप जबलपुर में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पे, जबलपुर में ये हमला किया। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, नाकामी छुपाने की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। दुर्गेश जी, सैयद जी, पंजाब में की, आज उनके किसानों का हाल पूरे प्रदेश की जनता बिल्कुल हाल जो है वो जनता देख रही है। यही सवाल हम आपसे कर रहे हैं, क्या यही स्थिति है, यही तैयारी है लोकसभा चुनाव में जाने की? आप कुछ कह रहे थे शायद रमेश जी। नहीं, मेरा ये कहना था कि अभी चुनाव हुए हैं, हम लोगों को 5 साल के लिए जनादेश मिला है। हम लोगों ने किसानों के कर्ज माफी को लेके एक टाइम लिमिट डाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस जनादेश का सम्मान करते हुए इंतजार करना चाहिए। अभी हुआ नहीं, 15 दिन हुए नहीं और बोलते सारा घोषणा पत्र पूरा कर लीजिए। ये छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी नेता यही कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी यही कहते हैं। अरे भाई 5 साल के लिए जनादेश होता है, कुछ इंतजार तो करिए। मोदी जी ने क्या कर लिया 4.5 साल में? अच्छे दिन कहां गए? तो 4.5 साल के बाद हम पूछ रहे हैं ना। तो जनता को उन्होंने एक लुभावने नारे दिए थे, जनता ने विश्वास किया, लेकिन आज 4.5 साल बाद जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये एक सवाल यही उठता है ना रमेश जी कि अभी जो नतीजे आप लोगों को मिले उसके बाद में लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि तैयारी आप लोगों की उसी तरीके से हो रही है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। ज्योति जी आप सही बोल रही हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोगों का पहला काम क्या है कि जो हम लोगों ने वायदे किए थे जनता के साथ, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े। नंबर 2, जो नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे और वो सपने कभी पूरे हुए ही नहीं, देश रसातल में चले गया, नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। तो ये मुद्दे दोनों तो हमारे पास हैं, हमारे अच्छे काम और मोदी जी के बुरे काम। लेकिन मोदी जी से भी तो उस सवाल का जवाब लिया जाएगा ना, उसकी चिंता मत करिए। अभी तो आपसे हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ अगर बहुत अच्छे नतीजे आए हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से हो रही है? आपके अच्छे काम क्या थे? घोटाले थे, घपले थे, भ्रष्टाचार। भाई आपका राफेल में घोटाला क्या कर रहा है? यूपीए की राफेल में जेपीसी का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिया देश को? यदि बोफोर्स कांड में जेपीसी कांग्रेस बना सकती है, बोफोर्स कांड में, तो राफेल में जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत है मोदी जी को? मोदी जी राहुल जी का जवाब संसद में क्यों नहीं देते हैं? आज दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री के साथ में कि 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, क्योंकि आप प्रेस का जवाब देना नहीं चाहते हो, आप प्रेस को फेस करने की स्थिति में नहीं हो। जेपीसी गठित कर लीजिए, जेपीसी गठित कर लीजिए। आप किसानों के कर्ज माफी में शिकायत करते हैं और मुट्ठी भर लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को माफ करते हैं। केवल 10 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में 16 लाख करोड़ बर्बाद हो गए। नहीं, कोई कर्जा
कर्जा किसी उद्योगपति का केंद्र सरकार ने उद्योगपति का कर्जा माफ किया हो? बताइए आप, सरकार का काम नहीं है कर्जा माफ करना। चले गए, एनपीए में चला गया, उसे बट्टे खाते में बैंक ने डाला, उसमें केंद्र सरकार क्या रोल है? केंद्र सरकार ने कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का, ऐसा करके बार बार इस देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। एनपीए क्या होता है? बार बार जनता को गुमराह करने का मतलब क्या किया जा रहा है? आपने किसका कर्जा माफ किया? एक महीने में लगा दिया। आप पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया। अरे बजट कल पास हुआ और पहले दिन से बोले हमने कर्जा माफ कर दिया। अभी खजाने से एक नया पैसा इस मद से निकला नहीं है, आपने माफ कर दिया। कहां से माफ कर दिया? बिजली बिल डबल बिल आने लग गया, बिजली का बिल हाफ करते करते बिजली का बिल डबल हो गया, डबल हो गया बिजली बिल। देख लीजिए आप, धान खरीदी के बिजली की दरें बढ़ाई बजाज जी। आपने कहा था दाना दाना धान खरीदेंगे, आप बताइए, आपने कहा था दाना दाना धान खरीदेंगे। 31 जनवरी अंतिम तारीख है, क्या ये 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? 31 जनवरी के पहले आप ये घोषित करिए कि 15 क्विंटल से ज्यादा हम धान खरीदी करेंगे, धान की मात्रा बढ़ाएंगे, किसानों का आश्वस्त करेंगे। मध्य प्रदेश का युवा फोन के पीछे देखना चाह रहा है कि मेड इन भोपाल लिखा है नहीं लिखा है। ये जो वादे करके गए आप जनता के बीच में, और जो वचन लिए आपने जनता से, उसको आपको पूरे करने। दुर्गेश जी, लगता है आप लोग अपने हार से अभी हार के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। आप लोग अभी हार के सदमे से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इंतजार करिए, सब्र करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो खुश हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है, 40 लाख टेंडर में घोटाला किया है रमन जी ने। 15 साल जनता के सीएजी की रिपोर्ट आई छत्तीसगढ़ में, हर विभाग की पोल खोल दिया सीएजी ने। अब क्या बताएं आपको, जिस रमन सिंह जी को आप सरल और सौम्य बोलते थे, उस रमन सिंह के कामकाज पर सीएजी ने जो टिप्पणियां की हैं बड़ी शर्मनाक है। इसका जवाब अशोक जी मुझे लगता है आप दीजिए। नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, अरे भाई सीएजी की बात कर रहा हूं, में बोफोर्स का घोटाला हुआ, इनके कार्यकाल में यूरिया घोटाला हुआ, ये घोटालों के सरताज है इनके कार्यकाल में। रफाल में आप क्या कर रहे हो? रफाल में आप क्या बार बार झूठ बोलकर देश की सुरक्षा के साथ आप लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। रफाल में कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ है, ना अभी खरीदी हुई ना कुछ हुआ, लेकिन घोटाला आपको नजर आ रहा है। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट हो गया। बार बार आप यहाँ के सेनाओं का, देश की सेना का जो 0 डिग्री में अपनी जान देने के लिए बैठे हैं, गलत मोड़ दे रहे हैं, हौसला घटा रहे हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे दुश्मन देश के लोग खुश हो जाएं। इस प्रकार की बातें न करिए। इस देश की सुरक्षा एक अहम प्रश्न है का मामला से नहीं और इस देश की सुरक्षा का नहीं मांग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम तो एक ही बात को बार बार बोलकर आप इसको क्या सिद्ध करना चाहते हैं और राजनीतिक शालीनता को भी भूल गए। अरे भाई जेपीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक शालीनता है क्या? कहीं बताइए। बात घोषणा पत्र के मुद्दों से हटकर अगर लोकसभा चुनाव की तैयारी में चर्चा हम कर लें, अशोक जी, क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत छवि के साथ साथ इस तरीके के जो मुद्दे होंगे उनको भी साधने की जरूरत तो पड़ेगी बीजेपी को दोनों ही राज्यों में? बिल्कुल। हमने 4.5 साल में मोदी सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किया है। उन गरीबों को कच्चा आशियाना के बजाय पक्का आशियाना बना के दिया। माताओं बहनों को धुआं मुक्त करने के लिए उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए गए और वो सिलेंडर कभी भरे नहीं गए बजाज। नहीं भर के दिए गए, एक सिलेंडर फ्री में दिया गया खत्म हो गया। और ये किसी सोचा नहीं था, घर घर शौचालय बन गए, ये किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की चिंता उन्होंने की, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने गंगा की सफाई का अभियान शुरू किया। सारी चीजों तरफ 4.5 साल में चिट्ठी आई थी उसका भी तो हवाला दे दीजिए, जो चिट्ठी लिखी थी ननकीराम कंवर ने।
उसका भी तो हवाला दे दीजिए कि उन्होंने खुद ही लिखा था कि दूरी आ चुकी थी, रमन सिंह और कार्यकर्ता से मिल नहीं सकते थे। ये पूरी देखिए, हार के कारणों की समीक्षा में अपन नहीं जाएंगे। हार के अनेक कारण हो सकते हैं, किसी मतदाता ने किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से एकदम सदा के लिए रूठ गई है, ऐसा नहीं है। अभी आप लोकसभा में देखिएगा, परिणाम देखिएगा, इन्होंने 1 महीने में जो इन्होंने किया है, इनकी कार्यशैली दिख रही है। काम किया नहीं, खाली ट्रांसफर पोस्टिंग करना ही सरकार का काम है क्या? वो तो करना ये दिख रहा है, खाली ट्रांसफर पोस्टिंग करना ही सरकार का एकमात्र काम दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में तो और बुरा हाल है। सैयद जी ट्रांसफर को लेकर अशोक जी सवाल उठा रहे हैं। जब बुलेटिन की शुरुआत हुई तो ब्रेक में हमने किया था कि आईपीएस के तबादले हुए और ये कह रहे हैं कि केवल तबादले ही कर रहे हैं, इसके अलावा इस बात का जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। सैयद जी, बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात उठाई इनने। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो क्या किया था इन्होंने केंद्र के अंदर? क्या इन्होंने अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं किए थे? क्या नई जमावट नहीं की? राज्यपालों को बर्खास्त किया। प्रदेश में अगर 2-2, 3-3 साल से अधिकारी एक जिले में बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 साल से, चलिए तो ये भी एक तरीके से लोकसभा की तैयारी काम है, लेकिन एक मात्र काम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, केवल यही काम करना दिखा। बदले की भावना कहीं ना कहीं दिख रही है। 15 साल में सत्ता आई, उसका एक अहंकार कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। ये सामने जनता देख रही है। बहुत सारे मापदंड यहाँ पर देखने की कोशिश हम कर रहे थे, हमारे डिबेट का मुद्दा यही था। सैयद जी आज भी वो क्षेत्र में है, सैयद जी क्षेत्र में है, विषय से हम हटने की जरूरत नहीं है। बात यही थी, इसी के मायने तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे कि रमन सिंह और शिवराज सिंह को केंद्र की राजनीति में ले जाने के पीछे क्या क्या पैरामीटर्स थे, क्या क्या पहलू थे, इस पर चर्चा आज हम करने की कोशिश इस 1 घंटे में कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विदाई, नमस्कार।